नमस्कार, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के तीसरे लेक्चर में हैं। हमने अब तक पढ़ा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है, इसकी बेसिक जानकारी पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम इसमें आगे निरंतर बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ट्रेंड इन इंडिया। यानी पहले मैं ये अपन पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट में अंतर क्या है। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बिजनेस को प्रभावित करने वाले सभी घटकों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटीज is comes under the business environment. But when we talk about economic environment, it means we are talking only about economic activities or economic policies, economics related things which influence the business activity, that is called economic environment. तो यहाँ पिछले में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है। अब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है इंडिया में वो पढ़ेंगे। ट्रेंड का मतलब है कि पिछले सालों का चलन क्या है। कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका चलन क्या है वो देखा जाता है। तो इकोनॉमिक ट्रेंड मीन्स इकोनॉमिक प्रवृत्तियों में मुख्य रूप से मौद्रिक व वित्तीय प्रवृत्तियों, साख नीति, सार्वजनिक आय व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण तथा मूल्य संबंधी प्रवृत्तियों को शामिल किया जाता है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में किनको, वो सारी चीज़ें जो वित्त से संबंधित है, जैसे मौद्रिक और वित्तीय प्रवृत्तियाँ, साख निर्माण, सार्वजनिक आय व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, ये सारी चीज़ें आती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड है, सेक्टरल ग्रोथ ट्रेंड है, ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेंड इन पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर है, ये सभी कुछ इसमें आते हैं। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेंड, यानी उसका किस तरह का पिछले सालों का इतिहास रहा है, उसको समझने के लिए मैं यहाँ कुछ टेबल्स दे रहा हूँ, उससे हम ये समझेंगे। और ये मुख्यतः आपको किसी टेक्स्ट बुक में से पढ़ के समझ के और इनको याद करना पड़ेगा। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी इसका ट्रेंड बताया गया। मॉनेटरी पॉलिसी को हम पहले पढ़ भी चुके हैं और आगे फिर पढ़ेंगे जब इसका डिटेल में चैप्टर आएगा। तो यहाँ जैसे ये बता रहा है, पहला मत देखो, सकल राष्ट्रीय आय GNI। अब वो सकल राष्ट्रीय ग्रॉस नेशनल इनकम बता रहा है 2014-15 में 10.8, फिर 15-16 में बता रहा है 8.7, और 16-17 में बता रहा है 10.9, और 17-18 में बता रहा है 9.6। ये प्रतिशत वार्षिक दर है, यानी GNI जो था वो इस दर से बढ़ा। ये ट्रेंड है, हमें ये चीज़ समझनी है, यहाँ पर पढ़नी है। फिर सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम 2011-12 की कीमतों पर, ऊपर वाला था प्रचलित बाजार मूल्य पर 7.3, 7.5, 7.0, 6.6। फिर है बचत की दर क्या है, परसेंटेज ऑफ GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कितना बचत में जा रहा है, 33%, 30%, 29%, इस तरीके से। तो ये जो टेबल में हमें वैल्यू दी गई है, जो हमें पिछले सालों का ट्रेंड बताया गया, वही क्या कहलाता है, ट्रेंड। तो ये मौद्रिक का था। अगला ट्रेंड है ग्रोथ इन GVA एट कांस्टेंट प्राइस, यानी स्थिर कीमतों पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो जैसे अलग अलग सेक्टर देखो, यहाँ से एक से लेकर और लगभग 10 सेक्टर दिए गए हैं। कृषि, वानिकी और मत्स्य विज्ञान, इसमें जो पहले वैल्यू एडिशन था वो 0.6 था, फिर 6.3 हुआ, फिर 3.4 हुआ। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है पिछले साल की तुलना में इस साल कितना अतिरिक्त उसमें वैल्यू बढ़ी। फिर दूसरा सेक्टर लिया गया है खनन एवं उत्खनन। तीसरा निर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त, बीमा, आवास, व्यापारिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इन सब का सम्मिलित रूप से ये बता रहा है कि पिछले 3 सालों का ट्रेंड क्या है, उन्हीं को हमें समझा। और किस बात पर, किस अलग अलग मदों पर बता रहा है, सकल मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की ग्रोथ, किस पर, कांस्टेंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस कौन सी, 2011-12 की कीमतों के आधार पर। फिर इसी तरीके से सेक्टर के आधार पर, यानी अर्थव्यवस्था को हमने 3 टुकड़ों में बांटा है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग और सेवाएं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर।
अब इनकी सकल मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार सेक्टरल श्रेय इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2011-12 की कीमतों के आधार पर, तो कृषि में है 15.4 से अगले साल 15.3 हुआ और फिर 14.8 हुआ। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, कृषि क्षेत्र में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो उत्तरोत्तर 3 सालों से गिर रहा है, कम हो रहा है। फिर इधर देखो उद्योग में आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन लगभग बराबर सा चल रहा है और सेवाओं में भी ये लगभग बराबर सा चल रहा है। तो ये क्या बताएगा, सकल मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार हिस्सा। फिर है शेयर्स ऑफ मेजर सेक्टर्स इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, शेयर्स ऑफ मेजर सेक्टर्स इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में इन तीनों का कितना हिस्सा है ये देखना है। तो आप देखो इस तालिका में देखोगे कुल रोजगार में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा प्रतिशत में बताया गया है। तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में 1999-2000 में लगभग 59.9 यानी 59.9% लोग काम करते थे। उसी की तुलना में उद्योग में 16.4 थे और सेवाओं में 23.7 थे। अगर इसकी तुलना आप 2017 से करोगे तो आपको पता लगेगा कृषि क्षेत्र में अब 42.7% लोग काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 42.7% लोग ही कृषि में काम करते हैं, बाकी लोग जो पहले 59.9 थे वो कम हो गए, अब दूसरे क्षेत्रों में चले गए। उद्योगों का क्षेत्र जो 16.4 था बढ़ के 23.8 हो गया और सेवाएं जो 23.7 थी बढ़ के 33.7 हो गई। यानी इससे आपको रोजगार का क्या ट्रेंड समझ में आएगा कि अब कृषि पर निर्भर लोग धीरे धीरे अपने आप को उद्योगों और सेवाओं की तरफ मोड़ रहे हैं, ये इसका ट्रेंड बता रहा है। फिर आय और व्यय, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय, उनका ये जो ट्रेंड बता रहा है वो है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, अब 2013-14 के आंकड़े लो, राजस्व प्राप्तियां जीडीपी का कितना है 9%, राजस्व व्यय कितना है 12.2%, राजस्व घाटा कितना है 3.2%, पूंजीगत प्राप्तियां 4.8 है, पूंजीगत व्यय 1.7 है, गैर ऋण प्राप्तियां 9.4 है, कुल व्यय 13.8 है, राजकोषीय घाटा 4.5 है और प्राथमिक घाटा 1.1 है। अब आप इन आंकड़ों को आखिर तक देखोगे तो ये कहलाता है इकोनॉमिक ट्रेंड। अब इसमें सबसे पहले देखो राजस्व घाटा 3 नंबर, राजस्व घाटा 2013-14 में 3.2% था, जो अभी 2.9 है 14-15 में, फिर 15-16 में 2.5 हुआ, 16-17 में 2.1 हुआ और 17-18 में 1.9 हुआ। यानी आप ये गौर करके देखोगे कि राजस्व घाटा पिछले 5 सालों में निरंतर घट रहा है। राजस्व घाटे का मतलब क्या हुआ कि सरकार को कर और अन्य मदों से जो आय हो रही है उस आय की तुलना में जो व्यय था वो पहले ज़्यादा था और अब उसका डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो राजस्व घाटा क्या हो रहा है, कम। ये ट्रेंड बताता है कैसा चल रहा है। अब आप सबसे नीचे आओ, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा भी जो पहले सबसे पहले 4.5% था 2013-14 में, अब घटकर 3.2% हो गया है। और प्राथमिक घाटा जो 1.1% था अब घट के 0.1% हो गया है। इस तरीके से ये हमने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय का हमने ट्रेंड देखा। फिर होलसेल प्राइस यानी कीमतों के आधार पर लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस वेट बेस 2011-12 की कीमतों के आधार पर। तो आप देखोगे 2012-13 में जो कीमतें थी वो 115 थी, यानी 100 के मुकाबले 115 होने का मतलब कितना हो गया, 15% कीमतें बढ़ी 2012-13 में। प्राथमिक उत्पाद में ईंधन और शक्ति में 110 हुई, निर्मित उत्पाद में 106 हुई और सभी वस्तुओं में 108 हुई। तो अगर अपन सभी वस्तुओं का देखें तो जिस वस्तु की कीमत 2011-12 में 100 रुपये थी वो 2012-13 में 108 रुपये 60 पैसे की हो गई। और इस तरीके से निरंतर कीमतें बढ़ी तो 16-17 में उस वस्तु की कीमत हो गई 113.2 रुपये, 113 रुपये 20 पैसे। ये इसकी कीमत, ये क्या बता रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना परिवर्तन, ये उसका ट्रेंड बता रहा है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ट्रेंड क्या होता है और उसको कैसे स्टडी करते हैं वो मैंने बताया। ये मैंने कुछ उदाहरण लेके आपको समझाया है, लेकिन आपको इसको बुक में थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। बीच में हो सकता है कि आपको कई टर्म ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए,
तो उसलिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और सवाल करने पड़ेंगे, तो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर बने रहें। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।